नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि विदेश से भारत कितना सोना ला सकते हैं, आखिर इसके लिए क्या नियम कानून प्रावधान बनाए गए हैं। इसके अलावा ये भी बात कर लेंगे कि आखिर ये मुद्दा फिर से क्यों चर्चा में है, तो घटनाक्रम की बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि आखिर जो भारतीय हैं विदेशों से क्यों अपने देश में इतना सोना ला रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है, क्या इससे संबंधित अपने देश में कोई नियम कानून है, और अगर कानून है तो अगर उसका उल्लंघन किया जाता है तो उसके संदर्भ में क्या जुर्माना, क्या दंड का प्रावधान है। और फिर बात कर लेंगे कि भारत में कहां से सबसे अधिक सोना वहां से लाया जाता है, उनका जो क्रम है अलग अलग देशों का, उन पर बात करेंगे। और इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि कानून है, जो प्रावधान है, उनको एक एक करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर ले विदेश से भारत सोना लाने के नियम क्या है, क्यों चर्चा में ये न्यूज है। तो देखिए, आपके सामने एक अभिनेत्री है, अभिनेत्री का नाम है रानिया राव, और हाल ही में कन्नड़ और तमिल फिल्मों की बड़ी ही फेमस अभिनेत्री है। इनको राजस्व खुफिया विभाग ने दुबई से लौटते समय 14.8 किलोग्राम सोने के साथ इन्हें क्या किया, वहां पर एयरपोर्ट पे अरेस्ट कर लिया गया। और इस कारण से ये जो मामला है ये अब चर्चा का विषय बन चुका है। भारतीय मीडिया में देखें तो इससे पहले भी इस तरह के बहुत सारे जो मुद्दे हैं वो देखने को मिलते हैं, और मीडिया में दुबई और अन्य जो खाड़ी देश हैं वहां से सोना तस्करी की जो खबरें हैं वो अक्सर सुनने को मिलती हैं। कई मामलों में तस्करी के लिए हवाई अड्डों और जो राजनयिक चैनल है उनका बड़े स्तर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे अगर बात करें तो केंद्रीय जो अप्रत्यक्ष कर है, जो सीमा शुल्क बोर्ड है, जिसे हम CBIC कहते हैं, तो इस बोर्ड ने राजनयिक बैग से 30 किलोग्राम, वो भी जो सोना था वो 24 कैरेट का था, ये पिछले कुछ समय पहले जब्त किया था। और इस तस्करी कांड में केरल के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम आया था, क्योंकि उनके जो प्रधान सचिव हैं उनका इसमें कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता पाई गई थी। और बाद में जब ये डिस्प्यूट, ये विवाद बढ़ने लगा, उसके बाद वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि ये मुद्दा सामान्य मुद्दा नहीं है। तो देखेंगे इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण पहलू है, जैसे विदेश से भारतीय आखिर देश क्यों ला रहे हैं सोना, आखिर इसके पीछे कारण क्या है। तो देखिए, बहुत सारे कारण हैं। जैसे भारतीय लोगों में गोल्ड को लेकर, सोने को लेकर खास रुचि और आकर्षण देखने को मिलता है। एक तरह से देखें, जो भौकाल कहते हैं, जो स्टेटस सिंबल कहते हैं, अभी भी भारत में देखने को मिलता है। दूसरी बात करें तो जो भारत है, भारत के अलग अलग क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो परंपराएं हैं, जो पद्धतियां हैं, जो अपनी एक संस्कृति है, उसमें सोने का एक खास महत्व है। उस कारण से भी भारतीयों में सोने के प्रति एक खास रुचि और आकर्षण देखने को मिलता है। इसके अलावा देखिए, वर्तमान में जो गोल्ड है, गोल्ड में जो निवेश है, ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण निवेश माना जा रहा है और एक मजबूत निवेश के तौर पे देखा जाता है। इस कारण से भी जो भारतीय हैं वो सोने में निवेश करने के दृष्टिकोण से बाहर से जो सोना है वो अपने यहाँ ला रहे हैं। यही नहीं, भारत जो है ये दुनिया से अलग अलग जो देश हैं वहाँ के जो लोग सोना खरीदते हैं उन देशों में सबसे शीर्ष देशों में आता है। और भारत में जो सोने हैं, सोने की जो वास्तविक कीमत है उसी पर क्या किया जाता है, टैक्स लगाया जाता है। और ये जो टैक्स है ये थोड़ा बहुत नहीं होता है, ये काफ़ी अधिक टैक्स होता है। और इससे सोने की जो कीमत होती है, जो गोल्ड की कास्ट होती है, वो क्या हो जाती है, वो काफ़ी अधिक हो जाती है, जिससे लोग विदेश से सोना लाने में रुचि रखते हैं। इसके पीछे ये भी कारण है कि जो खाड़ी देश हैं, अरब के जो देश हैं, विशेष करके देखें तो वहाँ पर संयुक्त अरब जो अमीरात है, जिसे UAE कहते हैं, यहाँ से सोना भारत लाने के जो मामले हैं वो अधिक देखने को मिलते हैं। क्योंकि इसके पीछे इतना ही कारण है कि जो UAE है, संयुक्त अरब अमीरात है, यहाँ पर जो गोल्ड है, गोल्ड के ऊपर टैक्स नहीं लगता है। और इस कारण से यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ से जो सोना लाने के भारत के संदर्भ में मामले हैं वो अक्सर देखने को मिलते हैं। और इसी कारण से वहाँ जो सोने की कीमत है वो भारत की तुलना में देखें तो काफ़ी कम हो जाती है। गोल्ड की जो कॉस्ट है वो भारत की तुलना में UAE में कम होती है, तो वहाँ से लोग गोल्ड को परचेज करते हैं और फिर उसको भारत लाते हैं, भारत में उसकी कीमत बढ़ जाती है।
इसके अलावा देखिए, जो पर्यटन है, जो प्रवासी भारतीय है, वहां से जो सस्ता सोना होता है, इस तरह के खाड़ी अरब के जो देश जहां पर गोल्ड की कीमत भारत की तुलना में कम होती है, तो वहां से वो भारत इन्हें लाने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा इनके कॉस्ट में अंतर की बात करें कि सोने की कीमतों में आखिर अंतर कैसा होता है, तो देखिए, यूएई से हम भारत के कंपेरिजन करें, 24 कैरेट गोल्ड की बात करें, 10 ग्राम गोल्ड की जो कीमत है वो यूएई में कितनी है, तो ये है 83,670। लेकिन वहीं भारत में यही जो कीमत है वो रुपए में, दोनों कंपैरिजन हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि करेंसी अलग ले रहे हैं। और वही भारत में जो गोल्ड है वो 87,980 है। इसका मतलब कि 4,000 से अधिक क्या है कि ये कास्ट बढ़ जा रहा है इंडिया में, और इस कारण से ये जो आकर्षण है कि अरब या यूएई जैसे देशों से जो गोल्ड है वो भारतीय वहां से अपने देश लाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा विदेश से कितना सोना ला सकते हैं, इसके बारे में क्या बातें महत्वपूर्ण हैं, उन पर हम बात करें तो ये नियम है कि जो पुरुष यात्री हैं ये क्या कर सकते हैं कि अपने साथ 20 ग्राम जो गोल्ड है वो ला सकते हैं, और इस पर सीमा शुल्क नहीं लगेगा, वो पूरी तरह से सीमा शुल्क मुक्त होगा। और महिलाओं के संदर्भ में कहा गया कि जो महिलाएं हैं वो अपने साथ 40 ग्राम सोना ला सकती हैं, और उस पर भी कोई भी सीमा शुल्क नहीं लगेगा। इसके अलावा जो CBIC है, इसके द्वारा जो भी निर्धारित शुल्क है उन पर अगर हम बात करें तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने सोना लाने पर शुल्क तय किए हैं, और वो जो तय शुल्क है उसको चुकाकर ही कोई भी जो यात्री है वो अनलिमिटेड सोना ला सकता है बिना उस शुल्क को भुगतान किए। आप अगर सोना लाते हैं तो फिर आप के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज कर लिए जाएंगे, और फिर आप के ऊपर दंड का प्रावधान लागू होगा। बच्चों के लिए बात करें कि आखिर बच्चों के लिए क्या नियम है, क्योंकि हमने पुरुष और महिला के लिए देख लिया, तो ये बात कही गई है कि 15 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको भी सोना लाने की अनुमति दी गई है। और ये जो अनुमति है ये कितने ग्राम सोना लाने की अनुमति दी गई है, तो ये 40 ग्राम सोना लाने की अनुमति दी गई है। और इसके लिए उनके जो रिलेशनशिप है, उनके जो संबंध है किससे है, उसका जो प्रमाण है, उसका जो दस्तावेज है वो लेकिन देना पड़ेगा जो 15 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होंगे, जो चिल्ड्रन होंगे, कि आखिर उनका किससे संबंध है, रिलेशन किससे है, और उसका डॉक्यूमेंट्स आपको प्रस्तुत करना होगा। पासपोर्ट जो अधिनियम 1967 है उसके तहत क्या परमिशन दी गई है, तो भारतीय नागरिक सभी प्रकार के जो सोने हैं और उसमें आभूषण है, उसकी सिल्ली है, जैसा आप देख सकते हैं कि इस तरह का जो एक पूरा ठोस कह सकते हैं फॉर्मेट में होगा, जो क्वाइंस हैं उनको विदेश से भारत ला सकते हैं। कानून के तहत सोना लाने के लिए एयरपोर्ट पर, जब भी आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो वहां पर इसके लिए पहले से लोग तैयार होते हैं। एयरपोर्ट पर जो सीमा शुल्क नियम है उसका पालन करना होगा, क्योंकि अगर आप पालन नहीं करेंगे तो फिर आपको वहां पर अरेस्ट कर लिया जाएगा। और इसी चीज़ को आप यहाँ पर पिक्टोरियल फॉर्म में देख सकते हैं कि कौन कितना सोना ला सकता है, पुरुषों के लिए क्या बातें कही गई हैं और महिलाओं के लिए क्या बातें कही गई हैं, यहाँ पर डिटेल से दिया गया है। कहाँ से आता है भारत सबसे अधिक सोना, यानी मूल रूप से देखें तो तस्करी का सोना, एक तरह से देखें तो तस्कर जो होते हैं वो गोल्ड को किसी तरह से भारत भेजते हैं। तो इसमें देखिए भारत में सबसे पहले स्थान पे आता है संयुक्त अरब अमीरात, यूएई से सबसे अधिक जो सोना है वो भारत आता है। क्यों आता है, वो पहले ही हमने बताया कि वहाँ पर सोने के ऊपर टैक्स नहीं लगता है, और इस कारण से भारत की तुलना में यूएई में जो गोल्ड की कीमत है वो कम हो जाती है। तो वहाँ से सबसे अधिक लीगल और इलीगल दोनों तरीकों से जो गोल्ड है वो भारत आता है। दूसरे स्थान पे म्यांमार आता है, बर्मा जिसे हम कहते हैं, और कुछ जो अफ्रीकी देश हैं, क्योंकि अफ्रीकी जो देश हैं वो सोने के मामले में रिच हैं, वहाँ पर बहुत सारी गोल्ड माइंस हैं, तो वहाँ से भी क्या है तस्करी के माध्यम से जो गोल्ड है वो भारत पहुँचता है, ये बात देखने को मिलती है। तस्करी में पकड़े जाने वाले मामलों के अगर प्रतिशत की बात करें तो इसमें जो DRI है, जो
डायरेक्टरेट ऑफ जो रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, इसका ये कहना है कि कुल जो गोल्ड तस्करी किया जाता है उसका बड़ा ही मामूली हिस्सा ही पकड़ में आता है। लगभग 10% इस तरह के तस्करी जो गोल्ड की जाती है उसमें उतनी पकड़ी जाती है। 2023-24 में अगर हम बात करें तो सीबीआईसी ने लगभग आप देखें तो 4,869.6 किलोग्राम जो सोना है उसे अपने अंदर जब्त किया था। तो इस तरह की बातें कही गई है। राज्यों के मामले में देखें तो कौन से राज्य सबसे आगे हैं, तो देखिए इसमें आप देखेंगे तो महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु जैसे जो राज्य हैं, यहाँ पर सोने की जो तस्करी है उसके मामले सबसे आगे देखने को मिलते हैं। इसके पीछे वही कारण है, वहाँ पर साउथ के जो स्टेट हैं, खासतौर पे वहाँ पर जो गोल्ड है, गोल्ड की जो कह सकते हैं कि परंपरा है, वहाँ पर जो एक तरह से आकर्षण है, वहाँ की जो कल्चर है उसमें गोल्ड को काफ़ी महत्व दिया जाता है। इस कारण से वहाँ पर गोल्ड की जो डिमांड है वो देश के अन्य क्षेत्रों से काफ़ी अधिक है और इस कारण से वहाँ पर इसके तस्करी के मामले भी अधिक देखने को मिलते हैं और 60% से अधिक तस्करी के जो केस है वो इन्हीं राज्यों में देखने को मिलते हैं। भारत में अगर देखेंगे तो कुल अगर 100% मामले देखने को मिल रहे हैं तो उनमें से 60% महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु और यहाँ के आसपास जो पड़ोसी जो राज्य हैं वहाँ पर इसके मामले देखने को मिलते हैं। आयात शुल्क में जो कटौती है और जो तस्करी है उस पर अगर प्रभाव की बात करें तो यहाँ पर जो सीबीआईसी के चेयरमैन संजय कुमार हैं, उनका ये कहना है कि आयात शुल्क को 15% से घटाकर 6% करने के बाद सोने की जो तस्करी थी उसमें कमी आई है। यानी कि लोगों ने ये देखा या जो लोग भी तस्करी करते थे तो उनके पीछे यही कारण होता था कि कैसे भी कम से कम लागत पर अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त किया जाए और इस कारण से जो शुल्क अधिक था वो एक बड़ा बैरियर था और यहाँ पर सरकार ने इस शुल्क को कम किया और इस कारण से जो ये तस्करी के मामले थे वो पहले की अपेक्षा कम हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सोना तस्करी पर जो सजा है, जो जुर्माना है, यानी कि जो नियम कानून है, अगर उनका उल्लंघन करते हैं तो क्या आप सजा के कह सकते हैं कि आप अधिकारी होंगे। उसकी अगर हम बात करें तो पकड़े जाने पर, अगर इस तरह के इलीगल किसी भी एक्टिविटी में आप पकड़े जाते हैं तो कई सारे जो धाराएं हैं, जो मुकदमा है वो आपके ऊपर लागू हो जाएंगे। 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दोषी पाए जाने पर उम्र कैद की सजा भी हो सकती है और विदेश की जो यात्रा है उस पर आजीवन जो बैन है वो भी लग सकता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने देखी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सीबीआईसी है, ये अक्सर आप देखेंगे तो इसकी चर्चा होती है कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड जो कस्टम्स है, इसके बारे में थोड़ा सा देखें तो ये भारत सरकार का जो फिनेंस मिनिस्ट्री है, वित्त मंत्रालय है, उसके राजस्व विभाग के तहत ही काम करने वाला एक संस्था है जो क्या करता है तो अप्रत्यक्ष कर जो होते हैं, इनडायरेक्ट जो टैक्सेस हैं, जो बॉर्डर पर जो ड्यूटी है, जो शुल्क है, उससे जुड़े हुए जो भी मामले होते हैं उनकी निगरानी करता है, उनकी सुपरविजन करता है, उन्हें रेगुलेट करता है। इसके महत्वपूर्ण कार्य कौन से हैं तो देखिए, जो जीएसटी है और अन्य जो अप्रत्यक्ष कर हैं उनको रेगुलेट करने का काम इसे दिया गया है और भारत में जो भी माल सेवा जो जीएसटी टैक्स है, केंद्रीय उत्पाद जो शुल्क है, एक्साइज जो ड्यूटी है, जो सर्विस टैक्स है, इनको लागू करने का और इनसे संबंधित जो भी नियम कानून है उसे प्रशासित करने का कार्य इसे दिया गया है। सीमा शुल्क के बारे में थोड़ा सा देखें तो सीमा शुल्क और जो तस्करी रोकथाम है, इसके बारे में ये कहा गया है कि आयात निर्यात पर जो सीमा शुल्क है ये वसूलना, अवैध तस्करी जैसे सोना, ड्रग्स, विदेशी मुद्रा पर निगरानी रखना और इसके अलावा जो डीआरआई है उसके माध्यम से तस्करी पर कार्रवाई करने का काम करता कौन है तो ये सीमा शुल्क के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा देखिए, व्यापार और कर सुधार नीति बनाने का भी काम कौन करता है तो यहाँ पर यह कहा गया कि सीबीसी ही इस तरह के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में कर नीतियों को सुधारना, व्यापार को आसान बनाने के लिए जो नीतियां हैं वो लागू करना, आयात निर्यात के जो भी नियम हैं उनको सरल बनाना, टैक्स चोरी को रोकने के लिए जो भी निगरानी हो सकती है, तकनीकी निगरानी हो सकती है, जितने भी तरीके हैं उन पर ये काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उसे सुगम बनाना, यानी विश्व व्यापार जो संगठन WTO है और जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उनके साथ एक तरह से तालमेल बैठाना, फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट है और अन्य जो व्यापारिक समझौते हैं उनको लागू करने, उनसे संबंधित जो नीतियां हैं उन पर ये काम करता है। और इसी कारण से देखें तो जो सीबीआईसी है ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है ये हमें पता चलता है, क्योंकि जो सेंट्रल बोर्ड
ऑफ जो इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम है, ये हमारे लिए काफ़ी मायने रखता है। इसके कई सारे महत्व हमारे लिए हो जाते हैं, जैसा कि हमने देखा। अब इसमें कुछ महत्वों की अगर हम शॉर्ट में चर्चा करें तो देखिए, जो सीबीआईसी है ये सरकार के लिए जो राजस्व है वो कलेक्ट करता है, संग्रह करता है, और इस कारण से इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देश की जो सीमाएं हैं, सीमाओं पर खास तौर पे सिक्योरिटी और अवैध संबंधी जो भी व्यापार है उन पर नियंत्रण ये खास तौर पर रखता है। और व्यापारी जो है अपने देश के और जो बाहर के हैं, जो उद्योगों के लिए कराधान प्रणाली के स्तर पे जो पारदर्शी और जो सुगम है वो स्थिति बनी रहे, इसके लिए खास तौर पे काम करता है। तो ये इसके महत्व हो चुके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सोना तस्करी को रोकने के लिए कई सारे जो प्रावधान हैं वो बनाए गए हैं। जैसे सबसे जो महत्वपूर्ण प्रावधान है वो सीमा शुल्क अधिनियम 1962 का कस्टम जो एक्ट है ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस अधिनियम के तहत भारत में जो भी आयात और निर्यात है उस पर नियंत्रण रखने की कोशिश की जाती है, और ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो तस्करी के मामले हैं उस पर कंट्रोल किया जाए। सीमा शुल्क वसूलने के लिए इसे खास तौर पे बनाया गया, और ये जो एक्ट है भारतीय सीमा शुल्क विभाग को अधिकार देता है कि वो देश की जो सीमाएं हैं, जो बॉर्डर्स हैं, वहाँ पर हवाई अड्डे, जो बंदरगाह है, जो भूमि सीमा है, उस पर सामानों की जो निगरानी है वो करे, और जो भी अवैध व्यापार वहां से हो रहा है उनको कंट्रोल करे। इस अधिनियम की धारा जो 77 है, इस एक्ट की जो धारा 77 है उसके अनुसार विदेशों से, बाहर से यानी देश के बाहर से आने वाले जो भी यात्री होंगे उनको सीमा शुल्क अधिकारियों को अपने पास रखे गए सोने, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सामान हैं, नकदी है, अन्य जो मूल्यवान वस्तुएं हैं उसके बारे में पूरी जानकारी देनी होगी, घोषणा करनी होगी। इसके अलावा भी कुछ प्रावधान है। जैसे अगर बात करें पासपोर्ट अधिनियम 1967, ये अधिनियम पासपोर्ट और यात्रा जो भी दस्तावेज होते हैं उनके जारी करने, भारत के नागरिकों और अन्य जो भी लोग होते हैं भारत से जो प्रस्थान है उनको विनियमित करने और संबंधित जो भी विषय है उन्हें रेगुलेट करने का काम करता है। ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम की जो एक खास धारा है जिसे 10(3)(c) कहते हैं, ये जो धारा है ये कहती है कि यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन बार बार सोना की तस्करी करता है और उसमें क्या होता है, पकड़ा जाता है। तस्करी तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन अगर वो बार बार करता है और बार बार पकड़ा जाता है तो उसका जो पासपोर्ट होता है वो क्या कर दिया जाएगा, तो ये पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। और उसकी जो विदेशों की यात्रा है, इसकी जो विदेशों की यात्रा है उस पर भी पूरी तरह से क्या कर दिया जाएगा, आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो ये बातें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसके अलावा देखिए एक और अधिनियम है, और ये अधिनियम कहलाता है कोफेपोसा अधिनियम 1974, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी जो गतिविधियां हैं, जो इलीगल तस्करी की जो एक्टिविटीज है उसके रोकथाम अधिनियम 1974 के रूप में जाना जाता है। और भारत में जो तस्करी के मामले हैं उनको रोकने और जो विदेशी मुद्रा के संरक्षण है उसके लिए निवारक निरोध की जो शक्ति है वो ये एक्ट प्रदान करता है। इस कारण से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये जो अधिनियम है इसे 13 दिसंबर 1974 को संसद के द्वारा लाया गया था, पारित किया गया था। इसके अलावा देखिए धारा 3 निवारक नजरबंदी, प्रिवेंशन जो डिटेंशन है, सरकार या किसी भी अधिकृत अधिकारी को ये कह सकते हैं राइट दिया गया है कि वो किसी भी व्यक्ति को हिरासत में ले सकता है यदि उसे कुछ खास बातों की कहे तो संदेह होती है, जैसे वो विदेशी मुद्रा तस्करी में लिप्त हो सकता है, उसके पास सोने चांदी ड्रग्स या ऐसे जो भी प्रतिबंधित वस्तुएं हैं उनकी जानकारी होती है कि वो उसका तस्करी कर रहा है, और उसकी जो गतिविधियां हैं वो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए अगर वो नुकसानदेह है, क्षति पहुंचाने वाली लगती है तो फिर क्या है कि उसे हिरासत में ले सकता है। नजरबंदी की जो अवधि होगी वो 1 वर्ष तक हो सकती है। तो ये बातें कही गई है। तो ये पूरा मामला हमने देखा कि आखिर भारत में देश के बाहर से सोना लाने के नियम क्या है, और इसके संदर्भ में बहुत सारे जो पहलू हैं उन पर हमने चर्चा की। इसी पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं कि जो कोफेपोसा जो अधिनियम है ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। विकल्प है गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। तो इस तरह से आज का जो एपिसोड था उसमें हमने पूरे डिटेल से देखा कि भारत में आखिर विदेशों से सोना क्यों भारतीय ला रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है, क्या
बाहर से सोना लाने के लिए भारत में कुछ नियम कानून, कुछ प्रावधान हैं, उन प्रावधानों पर चर्चा की और अगर उसका उल्लंघन किया जाता है तो उसके संदर्भ में आखिर क्या दंड का प्रावधान अपने देश में निर्मित है। इन सभी बिंदुओं पर डिटेल से हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।